सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सीएम शिवराज आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करने वाले हैं और बताया ये जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसमें चर्चा होगी। इसके अलावा कल सीएम शिवराज ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद आज सीएम भोपाल लौट आएंगे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कल भोपाल आएंगे और मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। 29 जून को अंतिम मुहर लगाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल वापस लौट जाएंगे और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्यपाल लालजी टंडन के अस्वस्थ होने की वजह से शपथ ग्रहण की रुकावट भी अब दूर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल बना दिया गया है। लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता लगभग साफ है। वहीं शिवराज कैबिनेट में किस किस को जगह मिल सकती है वो लिस्ट भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। संभावितों की लिस्ट में भोपाल से रामेश्वर शर्मा सबसे आगे बताए जा रहे हैं। विकल्प के तौर पर विश्वास सारंग पहले भी मंत्री रह चुके हैं। एससी कोटे से विष्णु खत्री, रायसेन से रामपाल सिंह, इंदौर से उषा ठाकुर का नाम सबसे आगे है। रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, इनके नामों पर भी विचार है। मालवा निमाड़ से मोहन यादव, चेतन कश्यप, यशपाल सिंह से सौदिया, इनके नाम पर भी चर्चा है। आदिवासी कोटे से विजय शाह या प्रेम सिंह पटेल। विजय शाह इससे पहले मंत्री रह चुके हैं शिवराज सरकार में ही। ग्वालियर चंबल अंचल जहां सबसे ज्यादा पेचोखम है, वहां से अरविंद भदौरिया का नाम भी सामने है। विकल्प के तौर पर यशोधरा राजे सिंधिया भी है। हालांकि बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव का नाम सबसे आगे। भूपेंद्र सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। 2-2-3-3 नाम का पैनल बना है। एससी कोटे से हरिशंकर खटीक का नाम है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल और गिरीश गौतम, इनमें से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। शरदेंदु तिवारी युवा चेहरे के तौर पर। राम लल्लू वैश्य ओबीसी कोटे से। कुंवर सिंह टेकाम एसटी। महाकौशल यहां से अशोक रोहाणी, अजय विश्नोई, इनमें से किसी एक को। संजय पाठक, गौरीशंकर बिसेन, देवी सिंह सयाम, इनका नाम एसटी कोटे से है। इसके अलावा जो नाम बच रहे हैं, जो माने जा रहे हैं, दावेदार माने जा रहे हैं, उसमें इमरती देवी का नाम है। प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम है। महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम है। प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन दत्तीगांव, एंदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल, और कई पेच भी हैं दरअसल। राजेंद्र शुक्ल, भूपेंद्र सिंह, विजय शाह, इनके नाम पर पेच है। तो अब इसे सियासी संयोग ही मानिए कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। और कल कांग्रेस 30 जून को यानी काला दिवस मना रही है। कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस पर अपनी नाराजगी काला दिवस मनाकर कांग्रेस जताएगी। रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन होगा। काले झंडे लहराते हुए कांग्रेसी आपको नजर आएंगे। जी की चुनी हुई सरकार, जिसमें 121 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उसको खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने 22 एमएलएस को खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। 100 दिन हो रहे हैं। कल काला दिवस मनाएगी कांग्रेस और काले झंडे लेकर हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस काला दिवस ही मना सकती है क्योंकि 15 महीने काले दिन ही रहे हैं। इस मध्य प्रदेश के काला अतीत कांग्रेस का कमलनाथ सरकार का रहा है, इसलिए वो काला ही सोच सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 100 दिनों में जो उपलब्धियां दी हैं, 100 दिनों में जो इस जनता को राहत दी है, 100 दिनों में संकट के जो कोविड के कारण रहे उसमें सेवा और सहयोग की भावना से जो आगे बढ़े हैं, इन 100 दिनों में हमने पुराने पाप कांग्रेस के धोने का काम किया है, जनता को संबल देने का काम किया है। हम उस पर राह पर आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए ये काली कलुषित मानसिकता को जिस प्रकार से इन्होंने 15 महीने चलाया है और 70 साल देश में चलाया है, उसको भी उजागर करेंगे। और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कांग्रेस ने जवाबी हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने फरार और भगोड़ा बताया। कोरोना संकट काल में भोपाल की सांसद लापता रहीं।
शहीद हेमंत करकरे को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की गई थी वो भी याद दिला दी। राष्ट्रभक्तों का अपमान करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते, ये कहा है पीसी शर्मा साहब। प्रज्ञा ठाकुर कोई साध्वी है नहीं, और भोपाल की जनता ने लाखों मतों से उनको जिताया। वो 3 महीने से यहाँ से फरार थी। एक भगोड़ी सांसद हैं जो कोरोना काल में यहाँ लोगों की कहीं उन्हें मदद नहीं की, कोई उनका वक्तव्य नहीं आया, और जो मीटिंग्स होती थी विधायकों और उसमें भी नहीं आती थी। और इसी मामले को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी पलटवार किया। जीतू पटवारी ने नाम नहीं लिखा, पर प्रज्ञा ठाकुर को जवाब दिया है कि कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता, कोई गोडसे भक्त देशभक्त नहीं हो सकता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और मध्य प्रदेश में कोरोना अब काबू में है, यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कहा कि इंदौर में हमने कोरोना को काबू में किया, दिल्ली और मुंबई से बेहतर काम किया। इंदौर में स्थिति दिनों दिन बेहतर हो रही है, वेंटिलेटर और बेड भरपूर संख्या में मौजूद हैं। सीएम शिवराज रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। स्थिति को हम नियंत्रण में रखे हुए हैं। हमारा ग्रोथ रेट 78% हो गया है और डबलिंग भी हम 50% से ऊपर निकल गए, 50 दिन से ऊपर। मध्य प्रदेश सरकार के पास में आज एक्टिव केस 2500 के आसपास रह गए हैं, जबकि हमारी तैयारी 25,000 बेड की है। एक बात आप देखेंगे कि इंदौर में, दिल्ली में और मुंबई में कोरोना की शुरुआत लगभग एक साथ हुई थी, पेशेंट एक साथ बढ़े थे। और आज की तुलना में अगर हम इंदौर की, बंबई की और दिल्ली की तुलना करें तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने वास्तविक रूप से कितना अच्छा काम किया है। आज इंदौर के अंदर पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। न हमारे पास बेड की कमी है, न वेंटिलेटर की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न मास्क की कमी है, न किट की कमी है, कोई कमी नहीं है। और अब खबर रीवा से। विधायक हैं, सिरमौर के विधायक हैं दिव्यराज, वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। दिव्यराज ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में भी आए थे और बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान वो सकलेचा के संपर्क में आए थे। हो सकता है कि वहां से उन्हें संक्रमण लगा हो। सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दिव्यराज सिरमौर से विधायक हैं। तब ये सीट बहुत सुर्खियों में रही जब पिता और पुत्र के बीच सियासी रंजिश जैसे हालात बने थे, और दिव्यराज की जो बहन है, अभिनेत्री हैं, वो अपने भाई के लिए वोट मांगने पहुंची थी। और इंदौर में फिर 49 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसके चलते अब कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो पहुंच जाते हैं 4,664 पर। मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है। 4 कोरोना संक्रमितों की मौत की पुष्टि की गई है। अब तक मौत का आंकड़ा 226 तक पहुंच चुका है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण जड़िया के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,512 सैंपल की जांच की गई। इनमें से 49 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 1,452 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक स्वास्थ्य विभाग को अब तक जो सैंपल मिले हैं वो हैं 83,136। इनकी रिपोर्ट मिल चुकी है। शहर के विभिन्न अस्पतालों से 3,435 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। और जबलपुर में आज सबसे महंगा डीजल मिल रहा है। पहली बार डीजल 80 रुपए लीटर के पार हो गया है। 80 रुपए 1 पैसे ये डीजल की कीमत पहुंच गई है। जबकि पेट्रोल की अगर जबलपुर में कीमत की बात करें 88 रुपए 21 पैसे। जबलपुर में आज तक इतना डीजल इतना महंगा नहीं बिका था।
इधर भोपाल में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन में प्रदेश के पूर्व मंत्री भी शामिल हुए। 5 नंबर इलाके के पेट्रोल पंप पर वो पहुंचे। साइकिल से प्रदर्शन करने के लिए जीतू पटवारी पहुंचे थे। कांग्रेस के स्पीक अप इंडिया के तहत उन्होंने लोगों से चर्चा भी की। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है और स्पीक अप इंडिया के तहत जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं, आम लोगों के बीच आप पहुंचे, साइकिल से पहुंचे। पेट्रोल डीजल अब क्या मुद्दा बना लिया है कांग्रेस? नहीं, जरूर है। देश में जब मोदी जी आए थे उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने 35 रुपया डीजल पेट्रोल की बात की थी। आपने जनता पे उल्टे लॉकडाउन के दौरान इनकम घटी पब्लिक की और आपने चाबुक चला दिया महंगाई का। कहाँ जाए लोग, कैसे खाएं, कैसे अपना जीवन दिनचर्या चलाएं? ये गरीब आदमी है। क्या करते हो भैया आप? पानी पूरी लगाते। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इस पे असर आया आप पे? परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? मांग के खाना खा रहे हैं, मांग वो खा रहे हैं। मांग के खाना खा रहे हो। बच्चे बीमार हो, 500 रुपये लेके आए कर्जा लेके पेट्रोल डलाने आए। तो ये मोदी जी को केवल ये आदमी, मैं इससे पहले आपसे मिला कभी मुझे देखा आपने ऐसे? तो ये जनता की आवाज है। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ये दलगत राजनीति, कांग्रेस और बीजेपी के मोटिव से नहीं, देश परेशान है, दुखी है। आप हाथ जोड़ के निवेदन है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक जन अभियान बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी है और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है उसको लेकर अब पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है। पेट्रोल की यदि हम बात करें तो ये 88 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुका है। डीजल की यदि बात करें तो वो 80 रुपये प्रति लीटर तक जा पहुंचा है। तो ऐसे में जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वहां पर अब कांग्रेस के नेता इस बात की कोशिश में जुट गए हैं कि इस पूरे मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाया जाए। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर डिंडौरी की समनापुर थाना पुलिस ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 5 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बंदूक की नोक पर रेत के अवैध खनन को लेकर जिले में लगातार विरोध चल रहा है। पिछले दिनों स्थानीय कांग्रेस विधायक भूपेंद्र मरावी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने स्टेट हाईवे में रेत ठेकेदार के गैर कानूनी ढंग से बनाए गए चेक पोस्ट को उखाड़कर फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन पुलिस ने रेत ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। भूपेंद्र मरावी ने प्रदेश सरकार पर रेत ठेकेदारों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, आंदोलन की चेतावनी दी। ये अभी मेरे संज्ञान में आया कि कल ही एफआईआर हुई। यहाँ लगातार ग्रामीण जन 1 महीने से 15 दिन से एफआईआर कर रहे हैं जो ठेकेदार है राजू खान के खिलाफ, पर एक ही दिन में बगैर जांच के मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर और मेरे सामने जो हुआ वहाँ पे इस तरीके से कोई प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। झूठ लगातार निराधार कर रहे हैं और जब ये हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ तो एक विधायक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम आने वाले समय में ये शिवराज सिंह चौहान जी के सह पे हो रहा है और ये जो राजू खान है किस तरीके से गांव के लोग बड़े आक्रोश हैं, सब लोग हैं। इतने एफआईआर कलेक्टर साहब के पास सारे जगह अधिकारी कर्मचारियों का आवेदन भी दे चुके हैं, उनकी कोई जांच नहीं, ना कोई एफआईआर हुई। तो डिंडौरी में धड़ल्ले से जारी है अवैध रेत खनन। नर्मदा नदी से रेत लगातार निकाली जा रही है। उफनती नर्मदा नदी से रेत निकाली जा रही है। प्रशासन की नाक के नीचे खनन माफिया बेखौफ हो चला है। ये देखिए किस तरीके से रेत का खनन जारी है। पानी की वजह से, बारिश की वजह से नदी का प्रवाह बढ़ा है, धार बढ़ी है, बावजूद उसके रेत का खनन लगातार जारी है। शिकायतें आती हैं तो जनरली हम लोग फील्ड पे जाके कार्रवाई करते हैं। अभी कुछ दिन पहले गाड़ासराय क्षेत्र में 2 गाड़ियां पकड़ी थी और भी है अन्य क्षेत्रों में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। दिल्ली से मिल रहा है बड़ा अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। अमित शाह से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा। कल भी चर्चाओं के दौर चले और अभी फिर वो पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री के घर शिवराज सिंह चौहान। कल देर रात भी अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। मंत्रिमंडल को लेकर मंथन नहीं, महामंथन। और एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महामंथन का दौर लगातार चल रहा है। कल दिन भर वो बड़े नेताओं से मिलते रहे, केंद्रीय नेताओं से मिलते रहे, संगठन के नेताओं से मिलते रहे और कल उनकी अमित शाह से भी चर्चा हुई और आज फिर वो दोबारा पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा करने के लिए। कल कुछ घंटों के अंतराल में जेपी नड्डा से उनकी 2 बार मुलाकात हुई। ये तस्वीरें हम कल की भी आपको बता रहे हैं। कुछ घंटों के अंतराल में जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात और इसके बाद अब वापस से फिर से वो पहुंचे हुए हैं अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे मुलाकात करने के लिए। मंत्रिमंडल को लेकर ये माना जा रहा है कि महामंथन लगातार चल रहा है। सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अशरफ, पूरी जानकारी। देखिए ललित, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब फिर अमित शाह के घर पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो गृह मंत्री के आवास पहुंचे और माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का जो खाका तैयार हुआ है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। हालांकि कल देर रात भी यहाँ करीब 2.25 घंटे तक मुख्यमंत्री अमित शाह के साथ बैठे रहे और तमाम पार्टी के जो बड़े नेता थे वो सब बैठक की। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है जिसको पूरा करने के लिए शिवराज सिंह चौहान अब फिर गृह मंत्री अमित शाह के आवास से पहुंचे हैं और आगे की चर्चाएं की जा रही है और आज शाम को फिर वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। 4 बजे का समय तय है, तो उस मुलाकात से पहले जो खामियां हैं, जो कहीं कुछ कमी बेशी है, उसको दूर किया जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि उसका अंतिम स्वरूप होगा, अंतिम मोहर प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद लग जाएगी। ललित, तो अंतिम मोहर लगाने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी अशरफ लगातार उनकी नजर बनी हुई है और कल भी सबसे पहले हमने अपडेट्स आप तक पहुंचाए थे। इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे। और पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमले की खबर है। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर यह आतंकी हमला हुआ है। 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है और चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। यहाँ पर तकरीबन 2000 लोग मौजूद थे जिस वक्त ये पूरा हमला हुआ है। अभी और ज़्यादा जानकारी आनी बाकी है, लेकिन सबसे अच्छी बात कि जो चारों आतंकी थे उन्हें ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान के कराची में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला, 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और तकरीबन जब यह हमला किया गया वहां पर 2000 के करीब लोग मौजूद थे। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है पाकिस्तान से, जहां आतंकी हमला हुआ है कराची स्टॉक एक्सचेंज पर और 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। अब तक जो जानकारी लगी उसके मुताबिक, हालांकि ये लगातार जो आंकड़े हैं इनमें तब्दीली हो रही है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी अब तक जो सूत्रों के हवाले से मिली है पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये खबर, बड़ी खबर? देखिए, जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक करीब 4 हथियारबंद लोग स्टॉक एक्सचेंज जो कराची में है, पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर इन्होंने घुसने की कोशिश की और इसमें बताया जा रहा है कि अब तक 4 आतंकियों को मार दिया गया है और इसमें 2 सिविलियन वहां पर जख्मी हुए हैं। हालांकि इनका इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन ये अटैक किसने किया, ये क्यों किया, ये अब तक साफ नहीं है। पूरे वहां पे अफरा तफरी थी कुछ मिनट पहले और वहां पर जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और सैनिटाइज किया जा रहा पूरे इलाके को। वहां पर छानबीन की जा रही है कि क्या इनकी संख्या 4 से अधिक भी हो सकती है। और ये एक बड़ा आतंकी हमला है क्योंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाना अपने आप में एक बड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि क्यों आतंकियों ने इसको निशाना बनाया। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से इसे आतंकी हमला करार दिया गया है, लेकिन इसके पीछे कौन सी एजेंसी है, कौन सी तंजीम इसके पीछे है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया।
जी, अपना पाला हुआ शैतान ही अपने पर हमला कर रहा है, शायद उसे एहसास भी हो। एक और खास बात की, जब मेरा ख्याल है ये शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत भी आज से हुई होगी, स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र है, भीड़ ज्यादा रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त करीब माना जा रहा है कि जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त बिल्डिंग में करीब 2000 लोग मौजूद थे और ये सुबह के वक्त स्टॉक एक्सचेंज खुलता है तो उस समय वहां पे भीड़ भी रहती है, लेकिन ऐसे में जो आतंकी हमला था वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया। बताया जा रहा है सिर्फ 2 ही सिविलियन जिसमें जख्मी हुए हैं और 4 आतंकियों को मार दिया गया है। लेकिन ये बात संदेश जरूर है कि स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाना, वहां पर जाके अटैक करना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। लेकिन वो भी तब, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि पाकिस्तान ने जो अपने घर में ही जो आतंकी पाले हुए हैं वो ही अब उसके लिए मुसीबत बन चुकी है। अब से 2 दिन पहले आपको याद दिला दें कि इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। तो जाहिर तौर पर जब इस तरह की मानसिकता हो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, तो वहां पर आतंकी संगठन किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना आसान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अब तक जो जानकारी मिली है, ये सोर्सेज जो वहाँ के ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। और बिहार से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जैश ए मोहम्मद के 6 से ज्यादा आतंकी यहां दाखिल हुए हैं, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हुए जैश ए मोहम्मद के आतंकी। इनकी स्पेशल ब्रांच ने उत्तर बिहार के जिलों के लिए एक अलर्ट भी जारी किया है। आतंकियों के निशाने पर कई राजनेता और सार्वजनिक स्थल हैं। पाकिस्तान के सेना से प्रशिक्षित ये सभी आतंकी बताए जा रहे हैं, इस तरीके की खबर मिल रही है। अलर्ट भेजा गया है बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के 6 से ज्यादा आतंकी दाखिल हुए हैं। नेपाल के रास्ते इनके बिहार में दाखिल होने की सूचना मिली है, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और चूंकि बिहार का माहौल भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, चुनावी माहौल भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल ब्रांच ने उत्तर बिहार के जिलों को अलर्ट भी इसके मद्देनजर जारी कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर कई राजनेता हैं, और स्पेशल ब्रांच ने उत्तर बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। नेपाल के रास्ते ये दाखिल हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।